नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं जब बोल रहा हूँ उस वक्त एनडीए के जो घटक दल है उनके चुनकर आए हुए जो उम्मीदवार थे, नए एमपी है, उनकी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मीटिंग हो गई। उसमें भाषण भी हुए और प्रस्ताव पारित किया गया कि हम सब लोग जो मेजॉरिटी की बहुमत की संख्या दिखाते हैं वो नरेंद्र मोदी जी को हमारा नेता चुनते हैं, लोकसभा में हमारा नेता चुनते हैं। मतलब साफ है कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और बाकी की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति पूरी करे, ऐसा एक प्रस्ताव पारित हो गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण हो गया, बाकी नेताओं के भाषण हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने गए, जो ज्येष्ठ नेता है। मुरली मनोहर जोशी से मिलने गए, उनके आशीर्वाद लिए। फिर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने गए और उसके बाद 4:30 बजे उनकी राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात होने वाली थी। चलो, सत्ता तो आएगी, ये पक्का हो गया। 9 तारीख को शायद समय दिया जाएगा, उसकी तैयारियां चल रही है। तो 9 जून के दिन ये नई सरकार सत्ता में आ जाएगी। देश को आज़ादी मिलने के बाद और संविधान पारित होने के बाद, संविधान अमल में आने के बाद, पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले भी थे, उनके सामने लड़ने वाले कोई दल भी नहीं थे। नए नए दल सामने आ रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए बहुत सारी अलग अलग विचारधाराओं के गुट जो थे वो अलग पार्टी बनकर चुनाव में सामने आ रहे थे। 52 में पहला चुनाव हो गया। उस वक्त जनसंघ की स्थापना हुई, जिसको आज के रूप में बीजेपी माना जाता है। वहाँ यानी 1952 से लेकर 62 तक हर 5 साल बाद जो लोकसभा, विधानसभा वगैरह चुनाव होते थे, उस समय एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते थे। ऐसे चुनाव में कांग्रेस के सामने कोई टिक नहीं पाता था, क्योंकि ये सब नई पार्टियां थी। उनका देश छोड़ो एक एक राज्य में भी अच्छा संगठन नहीं था कि अपनी बलबूते पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ सके। तो बात यह है कि ऐसे समय में, यानी मेरा ख्याल है उड़ीसा होगा और केरल होगा, वहाँ कम्युनिस्ट वगैरह की और दूसरी पार्टियाँ जो थी, स्वतंत्र पार्टी वगैरह, उनकी थोड़ी ताकत थी। बाकी हर जगह कांग्रेस ही पार्टी थी और कांग्रेस से निकले हुए छोटे छोटे गुट होते थे, वो चुनाव लड़ते थे और बुरी तरह से हारते थे। सीधी बात इतनी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कोई स्ट्रांग तगड़ा नेता ही नहीं था, ना कि कांग्रेस के सामने कोई लड़ सकने वाली पार्टी भी थी। ऐसा समय जो था उस वक्त कांग्रेस और नेहरू 3 बार लगातार चुनाव जीत गए थे, बड़ी अच्छी ताकत से जीत गए थे। लेकिन एक बात थी, आहिस्ते आहिस्ते ये छोटे दल जो थे, क्षेत्रीय दल थे, वो छोटे छोटे दल थे, वो अपनी अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे थे, मजबूत हो रहे थे और कंपटीशन शुरू हो गया था। तो इसलिए 52 से लेकर 62 तक जो 3 लोकसभा चुनाव हो गए, उसमें बहुमत हासिल करके अगर जवाहरलाल नेहरू
लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन गए तो वो मोटी बात नहीं थी, आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि सामने वाला लड़ने के लिए कोई था भी नहीं। गठबंधन की राजनीति शुरू भी नहीं हुई थी। विचारधारा के आधार पर पार्टियां बनती थी, बिगड़ती थी, लड़ रही थी। इस वक्त में अगर सामने कोई लड़ने वाला ना हो और जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार प्रधानमंत्री बनकर दिखाया तो उसको विक्रम माना जाता है। और जैसे जैसे देश की राजनीति बदलती गई, 67 में कांग्रेस का बहुमत इंदिरा गांधी के नेतृत्व होती बहुत कम हो गया था, क्योंकि गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई थी। 77 में 4 दल इकट्ठे आकर जनता पार्टी बनी तो उसको मेजॉरिटी मिल गई, कांग्रेस मेजॉरिटी हार गई। तो ये सब चलता रहा और इसके बाद 2014 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी नाम का एक नेता अपना नया दल लेकर कुछ पराक्रम करता है, विक्रम करता है, तो उसकी सराहना करना ज़रूरी है। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है कि जो पॉपुलैरिटी मोदी जी की 14 में थी, 2014 में, उनका काम देखकर 2019 में वो पॉपुलैरिटी बढ़ी। उसी कारण से बीजेपी की जनता में मान्यता भी बढ़ती गई, बीजेपी का संगठन बढ़ते गया। अमित शाह जैसे कुछ लोगों ने प्रयास किए और देश के अलग अलग राज्यों में अपने पैर पक्के किए और पार्टी बढ़ती गई। लेकिन 2019 का चुनाव जीतने के बाद और बड़ी संख्या में जीतने के बाद बीजेपी की कांग्रेस बनना शुरू हो गया। इसका मतलब कांग्रेस से कोई आने वाले नेताओं को बीजेपी में लाकर बड़ा बना दिया, ऐसा नहीं कहना है। कांग्रेस में जो बुराइयां थी, कांग्रेस में जो गलतियां की, बिल्कुल वही बातें बीजेपी में आहिस्ते आहिस्ते होने लगी। जब सत्ता मिलती है, एक अंग्रेजी कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब आपके पास सत्ता होती है तो आप आहिस्ता आहिस्ता भ्रष्ट हो जाते हो, और अगर सत्ता निरंकुश है, उसका कोई लगाम ही नहीं है, तो आप बहुत जल्दी पूरे के पूरे भ्रष्ट हो जाते हो। बीजेपी की हालत 2019 के बाद आहिस्ते आहिस्ते उसी रास्ते पर जाती हुई दिखाई दी। बस मोदी जी है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी देश का सबसे पॉपुलर चेहरा है, बीजेपी के पास सबसे पॉपुलर चेहरा है। यही बात 1970 के बाद इंदिरा जी की हुई थी। इंदिरा जी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता इतनी शिखर तक पहुंच गई थी कि उनके सामने ना तो कांग्रेस पार्टी का महत्व बचा था, ना कि कांग्रेस के साथ दूसरी कोई पार्टियां पूरी ताकत जुटाकर लड़ सकती थी, क्योंकि इंदिरा मतलब ही कांग्रेस बन गई थी। इंदिरा मतलब ही कांग्रेस, कांग्रेस को संगठन की जरूरत ही नहीं रही। बस इंदिरा जी का नाम लो। मुझे याद है 2080 में जब चुनाव हो रहे थे, मध्यावधि लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो कांग्रेस का नारा था, जनता पार्टी टूट गई थी, जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। ऐसे में जो 1980 के चुनाव आ गए, उस वक्त कांग्रेस की स्लोगन थी, न जात पर न बात पर, न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर। यानी इंदिरा कहती है, इसीलिए आज की तारीख में हम अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी की गारंटी नहीं, गवर्नमेंट की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी। यानी उस वक्त 44 साल पहले जिस हालत में कांग्रेस गई थी, बिल्कुल उसी हालत में बीजेपी चली गई। मोदी का नाम ले लो, अपना बेड़ा पार हो जाएगा।
ये जो सोच आ गई उसी ने बीजेपी का बड़ा नुकसान इस चुनाव में कर दिया। बीजेपी वालों में एक मेंटालिटी ऐसी आ गई, मानसिकता ऐसी आ गई, हम कुछ भी करेंगे, किसी पत्थर को हम भगवा रंग लगा देंगे, लोग मत्था टेकना शुरू कर देंगे। ये जो मानसिकता है वो पॉलिटिकल पार्टी की गिरावट लाना शुरू कर देता है। मोदी के नाम पर हम किसी को भी लड़ाएंगे, कहीं से भी लड़ाएंगे, यही बात पॉलिटिकल पार्टी की गिरावट शुरू कर देता है। और बीजेपी की हालत 2024 के चुनाव के पहले बिल्कुल वैसी हो गई थी। मानो मोदी जी एक प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी बीजेपी के लिए पार्टी के नेता नहीं है। मोदी नाम का कोई एटीएम कार्ड है, जस्ट मशीन में डाल दो, यहाँ से नोटा आना शुरू हो जाता है। ऐसी जो भावना बन गई थी उसने बीजेपी की हार हुई है। 2 चुनाव में बड़ा भारी पक्का बहुमत लाने वाली पार्टी अगर 240 पर आकर अटक गई तो उसका कारण इसीलिए ढूंढना ज़रूरी होता है कि बस मोदी की फ़ोटो लगाओ, मोदी का रोड शो कर दो, मोदी की रैली करो, मोदी की बड़ी भारी मीटिंग कर लो, आप जीत गए चुनाव। ये जो सोच है, इस सोच ने बीजेपी को इस चुनाव में हरा दिया। ना कि इंडी गठबंधन ने, ना कि राहुल की छछोरी प्रचार सभाओं ने बीजेपी का पराजय नहीं किया है, नहीं किया है। आप अगर भ्रमावस्था में रहे कि बस मोदी जी हमारे नेता है, मोदी जी का हमारे उम्मीदवार के सर पर हाथ है तो हम जीत जाएंगे, नहीं। मोदी जी का हाथ आपके सर पर हो तो चमत्कार हो सकता है, लेकिन इसके लिए मोदी जी के सर पर मतदाता का हाथ होना ज़रूरी होता है। और मतदाता का हाथ मोदी की सर पर तब होता है जब पार्टी पूरी ताकत लगाकर मेहनत करके चुनाव में लड़ जाती है। अकेले मोदी नहीं लड़ते, मोदी जी सेनापति होते हैं। एक क्रिकेट टीम का जो कैप्टन होता है वो ट्रॉफी लेने के लिए आगे जाता है, लेकिन वो मैच जो होती है उसमें अकेला कैप्टन नहीं जीत पाता, उसके साथ और 10 खिलाड़ी होते हैं और अपना अपना शेयर जो होता है, अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, वो अगर वो अच्छी तरह से उठाए तो टीम जीत जाती है। जिसकी ट्रॉफी उठाने के लिए कैप्टन आगे निकलता है, लेकिन जीत तो पूरी टीम की होती है और इसलिए पूरी टीम को लड़ना पड़ता है। ठीक है, 11 लोगों की टीम है, उसमें 1-2 खिलाड़ी है वो गलती कर देते हैं, अच्छा खेल नहीं पाते, लेकिन 11 में से कम 5-6 खिलाड़ी अच्छा खेल करते हैं तो आपकी जीत पक्की होती है। लेकिन दूसरा खेलने वाला है मुझे अच्छा खेलने की ज़रूरत नहीं, ये अगर सोच रहेगी, या कैप्टन जिता कर देने वाला है, कैप्टन जीतने वाला है मतलब टीम जीतने वाली है, अगर ये सोच बन जाती है तो टीम में आलसीपन आ जाता है, लिथार्जी आ जाती है, उदासीनता आ जाती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। और मोदी जी की पॉपुलैरिटी ने बीजेपी का वही नुकसान कर दिया। खुद मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे थे, 150 से ज़्यादा मीटिंगें, रैलीज, रोड शोज, 150 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह वगैरह हुए चैनल पर, अखबारों में। ये छोटी बात नहीं है। 2-3 महीने से वो आदमी थका मांदा घूम रहा था, दौड़ रहा था, लेकिन क्या उसके साथ उसकी पार्टी उतनी ताकत से दौड़ रही थी? प्रोपेगेंडा चल रहा था, पब्लिसिटी चल रही थी, लेकिन निचले स्तर पर कार्यकर्ता दौड़ रहे थे। बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, क्या क्या बोला गया, सुपर वॉरियर्स, नाम तो अलग अलग दिए गए। अगर इतने लोग पन्ना प्रमुख वगैरह
लड़ रहे थे, काम कर रहे थे, तो वो वोटिंग में परावर्तित क्यों नहीं हुआ, ये सोचना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि इनकी मीटिंगें हो रही थी, रिपोर्ट जमा हो रहे थे, पब्लिसिटी जोर शोर से चल रही थी, लेकिन क्या पार्टी का ये एकदम धरातल का जो कार्यकर्ता होता है वो पूरी ताकत लगाकर अपने इलाके में सही ढंग से काम कर रहा था, या उसकी भी सोच मोदी जी है तो एटीएम कार्ड है, डाल दो मशीन में, वोटर आ जाएंगे, ईवीएम में मोदी नाम का कार्ड डाल दो, वोट अपने आप आ जाएंगे। जो प्रचार हो रहा था कि ईवीएम हैक होता है, ईवीएम में गड़बड़ी है, क्या ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी जीत जाती है, ये जो अपप्रचार था, क्या बीजेपी के निचले और मझले स्तर के जो कार्यकर्ता नेता है उन्होंने सच मान लिया था? अरे ईवीएम हैक करके भी मोदी जी और शाह पार्टी को जिताएंगे, ये समझकर ये आलसी बन गए थे। क्या हुआ? कहाँ गए वो पन्ना प्रमुख, कहाँ गए वो बूथ प्रमुख? रिपोर्ट तो हर बूथ की आई होगी, पन्ना प्रमुख से आई होगी, तो वो टैली करके किसने देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सब हवा में चल रहे थे कि हमारे पास मोदी नाम का ईवीएम कार्ड है। जैसे वो दीवार फिल्म में शशि कपूर बोलता है मेरे पास माँ है, उस तरीके से अगर बीजेपी के कार्यकर्ता सोचने लगे कि हमारे पास मोदी नाम का एटीएम कार्ड है, मशीन में डाल दो, वोट आ जाएंगे। अपप्रचार माना जाता था, ईवीएम हैक होता है, ये अपप्रचार था, लेकिन शायद वोटर ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उस पर पूरा भरोसा किया। ईवीएम हैक होता है इसलिए हम जीत जाते हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता ने शायद मान लिया, इसीलिए तो अपनी जो वार्ड में हो, बिल्डिंग में हो, बस्ती में जो जिम्मेदारी थी पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख की, वो पूरी नहीं की गई। हम नहीं जाएंगे फिर भी वोट आएंगे, क्योंकि ईवीएम तो हैक हो सकता है। अपप्रचार हुआ, विरोधी दलों ने ये आरोप किया, लेकिन वो आरोप शायद बीजेपी के निचले स्तर के लीडरशिप ने सच माना कि हम काम ना करें तो भी मोदी जी जीतने वाले हैं, करो कुछ भी आएगा तो मोदी ही। ये जो कहावत बनी थी उसका दुष्परिणाम चुनाव के परिणामों में हम देख सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि मेहनत तो मोदी भी खुद कर रहे थे, लेकिन उनको एटीएम कार्ड समझ बैठने वाले जो निचले स्तर के, मझले स्तर के पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ प्रमुख, ये वो सुपर वॉरियर्स, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। अगर करते तो कम से कम 270, 280 का आंकड़ा पार हो जाता, वो नहीं हुआ, क्योंकि एटीएम कार्ड जो होता है उससे पैसे निकालने के लिए आपके खाते में पैसे होने चाहिए, और पैसे होने का मतलब ये होता है कि आपका संगठन बड़ा मजबूत होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए और क्रियाशील होना चाहिए, ना कि सर्वे पर आधारित, रिपोर्ट पर आधारित चलने वाला संगठन पार्टी को जिताता नहीं, हराता है। और वही अनुभव आज बीजेपी के पाले में आया है। इनको एक भ्रम से निकलना होगा कि मोदी नाम का एटीएम कार्ड बीजेपी को जिताता है, बिल्कुल नहीं। मोदी नाम का एटीएम कार्ड है, लेकिन उस कार्ड से निकलने वाले जो वोट है वो कार्यकर्ता खाते में जमा करते हैं। पार्टी एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करती है, लेकिन वोट जो है वो खाते में भरने का काम कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है, जिसको पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख वगैरह वगैरह बोला जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।